स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द असेंबली इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के वहाँ पे असेंबली के जो इलेक्शन है उसको अनाउंस किया गया। इलेक्शन कमीशन जैसे ही इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करता है तो उन स्टेट्स के वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है। स्टूडेंट्स किसी भी एरिया के वहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में इलेक्शन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। कोई भी पर्सन है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो या उस दौरान में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उससे बिलोंग करता हो, या पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट वे के अंदर में इलेक्शन को कंटेस्ट करता है, तो सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई पर्सन है जिसके पास में मोर कैश अमाउंट है, उसका प्रेजेंस है, तो अपना जो कैश है उसको लार्जर वे के अंदर में वो यूज ना करे, वोटर्स को अपने फेवर के अंदर में वोट देने के रिगार्डिंग में। तो कैश के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दिए जाते हैं। पब्लिसिटी किस तरीके से करना है, कैंपेन किस तरीके से करना है, उसका भी जो गाइडलाइन है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में एग्जिस्ट है वो किया करते हैं। और आप देखिए कि इस दौरान में इलेक्शन कमीशन का एक ऐप भी हुआ करता है जिसको कि सी विजिल के नाम से जानते हैं। सी विजिल नाम का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे किसी भी सिविलियन पर्सन के द्वारा और किसी इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे पर्सन ने ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो अपना जो जो शिकायत है उसको रजिस्टर कर सकता है कोई भी सिविलियन पर्सन सी विजिल का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के बारे में हमने मेंशन किया। अब देखिए कि 1 यूनियन टेरिटरी है वो कौन-सा है जहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे। हमारे कंट्री के अंदर में बेसिकली 3 यूटीज़ हैं जिनको कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जो एस्टेब्लिश है। 1 यूटी जो है वो पुडुचेरी है, अदर जो यूटी है वो जम्मू एंड कश्मीर है और फिर आप देखिए कि दिल्ली है। तो ये जो 3 यूटीज़ हैं जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली को एस्टेब्लिश किया गया है, पुडुचेरी के वहाँ पे ये इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगी। अब पुडुचेरी जो है वो इंडिया के यूनियन के अंदर में कब इंक्लूड हुआ था? तो पुडुचेरी के बारे में जब हम रीड करते हैं तो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इसको इंडियन यूनियन के अंदर में इंक्लूड है वो किया गया। अर्लियर फेज में आप देखिए कि पुडुचेरी के वहाँ पे आपको जो फ्रेंच है उनका डोमिनेशन मिला करता है। फ्रेंच आर्किटेक्चर है उसका भी इन्फ्लुएंस वहाँ की बिल्डिंग्स के अंदर में प्रेज़ेंट समय में भी देखा जाता है। और हमारे काफ़ी फ़ेमस फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे अरबिंदो घोष, उनका उन्होंने अपना जो आश्रम है वो पुडुचेरी के वहाँ पे सेटअप है वो किया था। पुडुचेरी बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या एक 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 जो प्लेस है, एक जो स्टेट है, उसी एरिया के अंदर में इसका प्रेज़ेंस है क्या पुडुचेरी का? अब देखिए कि पुडुचेरी अलग-अलग स्टेट्स के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करता है। जैसे अगर हम मेनलैंड जो है, पुडुचेरी का जो मेनलैंड है और एक जगह है कराईकल। कराईकल जो कि वहाँ का एनआईटी भी है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुआ करते हैं, काफ़ी फेमस कॉलेज है। तो पुडुचेरी और कराईकल हैं जो, तो आप देखिए कि तमिलनाडु का जो टेरिटरी है, वहाँ पे इनका प्रेज़ेंस है। बट इसके 2 अलग से जो टेरिटरी हैं जिसमें एक जो एरिया है जो कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है और एक एरिया जो है वो आपको केरल के वहाँ पे उसका प्रेज़ेंस है जिनको कि हम माहे और यनम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस के ही बारे में, तो आप देखिए कि एक स्वीप का भी इनिशिएटिव हुआ करता है। स्वीप का इनिशिएटिव क्या है कि जिसके थ्रू जो न्यू वोटर्स हैं उनको वोटिंग प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस यहाँ पे हो सके। तो स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जो जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, लोकल लोकल लेवल के ऊपर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्वीप का जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिससे कि नए जो वोटर हैं वोटिंग प्रोसेस के बारे में बेटर वे के अंदर में जान सकें। इसके अलावा आप देखिए कि जो मोर अवेयरनेस उसको क्रिएट है वो किया जा सके। वोटिंग का पार्टिसिपेशन के ही रिगार्डिंग में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2013 का। केस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यूअस यहाँ पे रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में फाइट है वो किया करता है। तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो नोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलाउ किया था। नोटा का कॉन्सेप्ट इसी वजह से अलाउ किया गया था कि मोर जो पर्सन है वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, कि नन ऑफ द अबाउ जो है
कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, तो जो बैलेट हुआ करता है, जो ईवीएम के ऊपर में जो बैलेट यूनिट होती है, तो जिसमें सबसे लास्ट के ऊपर में जो आपको बटन मिलेगा, वो नोटा का बटन हुआ करता है। उसका यूज़ यही था कि पर्सन है जो पार्टिसिपेट करे, जिनको अगर कैंडिडेट्स पसंद नहीं हैं, कोई क्रिमिनल पर्सन है जिनका कि यहाँ पे टिकट दिया गया है, तो फिर भी लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन प्रोसेस में और वहाँ पे जो पर्सन है उसको रिजेक्ट करें, नोटा का जो बटन है उसको यूज़ करते हुए। क्या इसका ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर में कोई इफ़ेक्ट होगा? रिजल्ट के ऊपर में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट एक 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 मोरल ग्राउंड को क्रिएट करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया, वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोसेस है वो लाया गया था। तो आप देखिए कि हमने क्या-क्या रीड किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में रीड किया, हमने रीड किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के समय जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके बारे में। पुडुचेरी है जो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन यूनियन के अंदर में इंक्लूड हुआ था। स्वीप का जो प्रोग्राम है, मोर पार्टिसिपेशन और नोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक इलेक्शन कमीशन का जो स्टेप है उसको वेलकम किया है। कि अब कम जो फ़ेज़ है उसके अंदर में इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे। पिछली बार जब यहाँ पे स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे तो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में जो फ़ेज़ हैं जिसके अंदर में वोटिंग है वो करवाया गया था। बट उस दौरान में आप देखिए कि कोविड-19 का भी आउटब्रेक था। कोविड-19 का सिचुएशन था तो इस वजह से भी वहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ फ़ेज़ हैं जिनको यूज़ किया गया होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे वेलकम किया गया है कि कम फ़ेज़ के अंदर में ही इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाहबार पोर्ट के बारे में है, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है। अभी जो बजटरी एलोकेशन हुआ तो बजट के एलोकेशन में चाहबार पोर्ट के लिए किसी तरीके से एलोकेशन है वो नहीं किया गया। तो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनका क्वेश्चन ये है कि हमारा यहाँ पे जो स्पोर्ट के साथ में जो कनेक्टिविटी था, जो एग्रीमेंट था, उससे हमने विथड्रॉल कर लिया है। तो बेसिकली आप देखिए कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के ही अंदर एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो शाहबार पोर्ट को जितना हमें जो ड्यू था, जितना हमें जो बजट एलोकेट करना था, ऑलरेडी वो जो पैसा है वो पे कर दिया गया है। रिसेंटली यूएस के द्वारा भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि ईरान के साथ में किसी भी तरीके से जो ट्रेड का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में एंगेज है वो नहीं होना है। तो अगर हमारा गवर्नमेंट है वो विथड्रॉल करता है चाहबार पोर्ट से, आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। तो ओवरऑल हमारा जो स्ट्रेटजिक जो डेवलपमेंट है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा? तो आप देखिए कि एक तो चाहबार पोर्ट को जो सेटअप किया गया था वो इस वज़ह से किया गया था, एक तो हम अफ़गानिस्तान के साथ में अपना जो ट्रेड है उनको कैरी आउट कर सकें। तालिबान के वहाँ पे जो लीडरशिप है उसके साथ में हमारी अथॉरिटीज़ का डिस्कशन है वो हुआ है। तो अब देखिए कि अफ़गानिस्तान को हम हमारा जो ट्रेड है वो पास कर सकें। सेकंड यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, चाहबार पोर्ट को यूज़ करते हुए। पाकिस्तान के वहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान के वहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट का क्या नाम है? ग्वादर पोर्ट। जो कि आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इसको हाईली वे के अंदर में डेवलप किया गया है और चाहबार पोर्ट के ही नियर बाई एरियाज़ के अंदर में ये सिचुएटेड है। कि जब हम ईरान का सपोज़ कीजिए हम मैप को देखते हैं, ईरान का जो मैप है ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। ईरान जो है वो 3 वाटर बॉडीज़ में अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट में कैस्पियन सी है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में पर्शियन गल्फ है और साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है, तो अरेबियन सी भी इसको काफ़ी जगह बोला जाएगा। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में ही ये बेसिकली जो चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर भी शेयर होता है, तो पाकिस्तान का भी जो ग्वादर पोर्ट है वो नियर बाई एरियाज़ के अंदर में ही है। तो आप देखिए कि वो ग्वादर पोर्ट है उसके भी कॉम्पिटिशन के अंदर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको हम किसी न किसी तरीके से जो ओवरकम कर सकें। इसी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी हाई लेवल के ऊपर में जो डेवलप है वो किया था। एक और सेटबैक यहाँ पे बताया गया है कि पिछले कुछ समय में हमारा जो एयर फ़ोर्स का जो बेस हुआ करता था, जो एयर बेस हुआ करता था किसी अदर कंट्री के वहाँ पे, ताजिकिस्तान के अंदर में हमारा एक बेस था। ताजिकिस्तान के वहाँ पे हमारा एक बेस था, जो कि क्लोज़ हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक वे के अंदर में कुछ सेटबैक्स बताए गए हैं चाहबार पोर्ट और ताजिकिस्तान के बारे में जो अपोज़िशन के जो एमपी हैं उनके द्वारा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया गेट का एक फ़ोटो शो किया गया है और आप देखिए कि जो स्प्रिंग का जो समय है उसके अंदर में जो लिटिल बिट जो रेन है जिसकी वजह से रिलीफ जो प्रोवाइड हुआ है। स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि जब भी बारिश जब रिसीव होता है इस दौरान में तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हुआ करता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो बेसिकली ओरिजिनेट किया करते हैं मेडिटेरियन सी के वहाँ से, और हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जब उसको एक्सेसिव हीट हुआ करती है, टेम्परेचर जो है वो एक्सेसिव वे के अंदर में राइज करता है, तो उस दौरान में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा, एयर है उसका भी मूवमेंट होगा, लो प्रेशर का जो एरिया है वो वहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि एयर है वो राइज करती है टेम्परेचर राइज करने के साथ में ही, और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो किसी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के लिए जो मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के दौरान में आप देखिए कि इस जो बारिश है वो हुआ करती है। तो लिटिल बिट स्प्रिंग के समय में जो रेन की वजह से जो बेनिफिट बताया गया है, बट हमारा जो क्रॉप्स हैं, जो रबी का जो क्रॉप्स है उनकी हार्वेस्टिंग का समय है तो उसको डैमेज हो सकता है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था वेस्टर्न डिस्टरबेंस का यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है कि ईरान और यूएस के वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लार्जर वे के अंदर में इंक्रीज हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो खर्ग आइलैंड के ऊपर में जो उनके द्वारा अटैक किया गया था उसके बाद में वो किसी डील के लिए एग्री नहीं है, अभी उनके द्वारा कोई एग्रीमेंट है वो नहीं साइन किया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए एक तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि ईरान कंटीन्यूअस न्यूज़ के अंदर में है। 3 वाटर बॉडीज़ से जो एरिया शेयर करता है उसको हमने रीड किया। ईरान के नाइबर कंट्री कौन-कौन से हैं? तो आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आर्मेनिया और अज़रबैजान, आर्मेनिया और अज़रबैजान यहाँ पे सिचुएटेड हैं। फिर तुर्की है, फिर इराक है। तुर्की और इराक है जो अपना एरिया शेयर करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ईरान के साथ में जो तुर्कमेनिस्तान है वो अपना एरिया शेयर करता है। और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है वो एरिया शेयर किया करते हैं। अगर हम बात करें जो ईरान जो है ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिया भी मेंबर है और ईरान भी मेंबर है। तो स्टूडेंट्स ईरान आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर में भी मिलता है, जो एससीओ नाम का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें इंडिया 2017 के समय ऐड हुआ था। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का भी न्यू मेंबर है ईरान यहाँ पे। तो आप देखिए कि ब्रिक्स प्लस के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में भी है, एससीओ के वहाँ पे भी है। और इंडियन जो रीजनल आप देखिए कि इंडियन ओशियन जो रीजनल एसोसिएशन जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था, हमारी ही गवर्नमेंट के द्वारा 97 के समय में। तो इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन है उसका भी पार्ट है ईरान यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आने वाले जो पर्सन हैं, उनको किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है, या आप देखिए कि जो रेशियल वे के थ्रू उनकी उनके अगेंस्ट में जो क्राइम है वो देखने के लिए मिलता है, उसके एक रिपोर्ट को यहाँ पे बताया गया। पिछले कुछ दिनों में हमने एक उत्तराखंड के बारे में एक न्यूज़ है उसको रीड किया था। उत्तराखंड के वहाँ पे भी जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो पर्सन हैं, उनके अगेंस्ट में जो क्राइम है वो कमिट हुआ था। अभी आप देखिए कि दिल्ली के रिगार्डिंग में भी एक न्यूज़ था कि दिल्ली के वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बिलॉन्ग करने वाले कुछ पर्सन हैं, जिनके अगेंस्ट में कुछ कमेंट्स हैं वो किए गए। ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो 2014 के समय में एक्जिस्टेंस में आया था, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलॉन्ग करने वाले जो पर्सन हैं, उनका डेथ भी हुआ था। तो आप देखिए कि जो 2014 का जो इंसिडेंट है उसके बाद में एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। कमेटी का नाम क्या है? बेज बैरुआ कमेटी है। बेज बैरुआ कमेटी। बेज बैरुआ कमेटी के द्वारा रिकमेंड क्या किया गया था? रिकमेंड ये किया गया था कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर में लीगल प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए। कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, कोई भी रेशियल वे के अंदर में क्राइम कमिट होता है तो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो। दिल्ली का जो स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल के अंदर में एक विंग बनाया जाए। दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसके अंदर में एक विंग बने, और विंग यहाँ पे डील ये करे कि कोई भी ऐसा कंप्लेंट आता है तो उसको सीरियस मैनर के अंदर में कंसीडर है वो किया जाए। क्योंकि सभी जो लोग हैं इंडिया, आप देखिए कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि हमारे जो सभी स्टेट्स हैं उसके जो पर्सन हैं उसी के यूनियन के थ्रू हम हमारा जो कंट्री है वो सेटअप होता है। तो किसी एक एरिया से बिलोंग करने वाले लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट है वो यहाँ पे ना किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 यहाँ पे 5 ग्राउंड्स है वो बताता है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर में किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो रेस का जो कैटेगरी है उसको उसमें इंक्लूड है, वो किया गया है कि रेशियल वे के अंदर में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के बारे में है, आप देखिए कि यहाँ पे कोऑपरेशन के बारे में बताया गया। फर्स्ट यहाँ पे पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन है कि पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन का जो अल्टीमेट रोल है वो क्या है? अल्टीमेट रोल यही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके फाउंडेशन के रूप से ये वर्क किया करता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमने यूज़ किया है कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, तो यहाँ पे बिलॉन्ग करने वाले जो पर्सन हैं, जो वोटर हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो पार्लियामेंट के अंदर में उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसकी हाईएस्ट फाउंडेशन के रूप से या हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप से पार्लियामेंट है वो एग्जिस्ट करता है। इसका रूटीन फंक्शन है वो क्या है? रूटीन फंक्शन यही है कि जो कैबिनेट है उसको कंटीन्यूअस अकाउंटेबल है वो रखा जाए। कि जो गवर्नमेंट के अंदर में जो लोग हैं उनको कंटिन्यूअस अकाउंटेबल रखा जाए। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ये किस तरीके से पॉसिबल है कि पार्लियामेंट जब फंक्शन करता है तो वहाँ पे क्वेश्चन आवर का समय हुआ करता है, 0 आवर का समय है वो हुआ करता है। या आप देखिए कि जो शॉर्ट डिस्कशन है वो किए जाते हैं जिसके अंदर में अलग-अलग वेज के थ्रू ये डिस्कशन हुआ करता है कि कोई भी मैटर ऑफ कंसर्न है उसको यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ किया जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट के अंदर में है उनको आंसर है वो देना होगा। तो ये जो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ जो फंक्शनिंग एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट के अंदर में ये रिड्यूस है वो नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के द्वारा यही क्वेश्चन है वो रेज किया गया था कि उनके लोगों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रेज किया जाता है तो उनको प्रॉपर जो टाइमिंग है वो नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर में जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके द्वारा माइक को ऑफ करना, तो इस तरीके से कुछ उनके एलिगेशंस से जब वो रिज़ॉल्यूशन को लेके आई और वो रिज़ॉल्यूशन है वो डिफीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 94 है, 94 का जो क्लॉज़ सी है जो मेंशन करता है यहाँ पे स्पीकर का जो रिमूवल प्रोसेस उसके रिगार्डिंग में स्पीकर का जो रिमूवल प्रोसेस एग्जिस्ट करता है उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के दौरान में राज्यसभा के जो चेयरमैन हुआ करते हैं वो यहाँ पे हों, लोकसभा के स्पीकर हों, उनके अगेंस्ट में इस तरीके से जो वॉइस है वो रेज़ हुई हैं। तो एक प्रॉपर पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं और जो रूलिंग पार्टी है उससे बिलॉन्ग करने वाले पर्सन एक प्रॉपर पार्टनरशिप को कैरी आउट करें। प्रॉपर वे के अंदर में जो पार्लियामेंट है वो फंक्शन करे, कैसे फंक्शन करे कि क्वेश्चंस पूछे जाएँ, गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल फॉर्म के अंदर में अपने आंसर्स उनको यहाँ पे दे और क्वेश्चंस के अंदर में आप देखिए कि कोई डाइवर्जन ना क्रिएट हो, कोई जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वुमेन्स का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम यहाँ पे मैंडेटरी वे के थ्रू वुमेन्स को जो लीव है वो प्रोवाइड करते हैं, उनके जो पीरियड लीव्स हैं वो यहाँ पे अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो आप देखिए कि मैंडेटरी वे में अगर कर दिया जाएगा तो उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वॉलंटरी वे के अंदर में होना चाहिए जिसमें कर्नाटक है, उड़ीसा है, उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे बताया गया। कि उड़ीसा और कर्नाटक के द्वारा जो वुमेन्स हैं उनको कुछ लीव्स का वॉलंटरी वे के अंदर में जो अलाउ किया गया है कि आप मंथ के अंदर में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इस तरीके से लीव्स हैं वो ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये क्यों था कि यहाँ पे अगर हम मैंडेटरी अलाउ करते हैं तो उनका जो जो वर्क प्रोसेस है उसको ये इम्पैक्ट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी को ये इम्पैक्ट करेगा। तो उन्होंने बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो 2018-19 के समय में या 17-18 के समय 23 के आसपास हुआ करता था। 23% के आसपास जो वुमेन्स हैं, जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। अब आप देखिए कि 2023-24 के समय में 23-24 के समय में ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है 41.7%। इस तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में इंक्रीज हुआ। जीएस 1 का सोसाइटी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है फीमेल्स का बट यहाँ पे जो अगर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो उनका जो ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी डिक्रीज हो सकता है।
से भी कंसर्न्स हैं वो रेज़ किए गए। तो वॉलंटरी इसको रखा जाएगा, जो वॉलंटरी वे के थ्रू प्रमोट है वो यहाँ पे करें। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में मेंशन किया गया कि पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में अगर हम कंपेयर करें तो जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनके टाइम पीरियड के अंदर में कोई भी सोवरेन कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनके टेरिटरी के अंदर में अदर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि यूएस की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, जब इनिशियली इन्होंने अपना टेन्योर को स्टार्ट किया था तो खुद ने अपने आप को जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, उसके लिए आप देखिए कि वन ऑफ द जो कंटेंडर है वो बताया था कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। उन्होंने काफ़ी सारी जो पीस है उनको रिज़ॉल्व करवाया है, काफ़ी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिज़ॉल्व करवाया है, जिसमें वो इंडिया और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी वो मेंशन करते हैं। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि इन्हीं के टेन्योर के अंदर में फर्स्ट टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट आपको एक्सटर्नल अटैक्स हैं वो मिलते हैं, कि किसी एक सोवरेन कंट्री का टेरिटरी में ये इंटरवेन करते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको अब्डक्ट कर लिया जाता है और उनको यूएस के लिए लेके जाते हैं। किसी अदर कंट्री का टेरिटरी के अंदर में ये बॉम्बिंग किया करते हैं, तो इनके इनके समय के अंदर में एक्सटर्नल जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि वेस्ट एशिया के वहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से इंटरवेन किया है और वहाँ पे कंटिन्यूअस जो बॉम्बिंग है वो कैरी आउट की गई है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यूएस के ही बारे में है। यूएस अथॉरिटीज ने एक डिस्कशन किया है कि जो ट्रेड के अंदर में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिली है, तो आने वाले समय में वो कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें इंडिया है उसको भी इंक्लूड किया गया है कि ट्रेड के अंदर में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जिसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब ट्रेड के बारे में आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अगस्त के दौरान में हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर 50% टैरिफ है वो इम्पोज हुआ था। 25% टैरिफ है वो रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% का जो टैरिफ है वो एज ए पेनल्टी के रूप से लगाया गया था। 50% टैरिफ है उस इसको रिड्यूस करते हुए 25% किया गया, बाद में इसको रिड्यूस करके 18% के आसपास किया गया था यूएस अथॉरिटीज ने। पर जैसे ही यहाँ पे यूएस का जो कोर्ट है जिन्होंने ये जो पेनल्टी लगाया है यूएस प्रेसिडेंट ने, जिसको नल वॉइड डिक्लेयर किया कि प्रेसिडेंट ऑथराइज नहीं है, तो डिफरेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने फिर एडिशनल 10% का टैरिफ है उसको फिर से इम्पोज किया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि कुछ कंट्रीज में फोर्स लेबर को यूज किया जाता है, कहीं पे यूएस के साथ में जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस वे के अंदर में है कि अदर कंट्री है वो मोर जो बेनिफिट है वो रिसीव करता है यूएस के साथ में ट्रेड का। तो आप देखिए उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इम्पोज करना और अपना जो डोमिनेशन है उसको शो करना। समहाउ आप देखिए कि यूएस के द्वारा पिछले कुछ समय से यही किया गया है कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में उनका जो डोमिनेशन है उसको वो शो कर सके, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हों, चाहे वो ट्रेड के इश्यूज हों या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में उनका जो पोजीशन हो उसके रिगार्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर के अंदर में डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में जो व्हीट एंड राइस हैं जिसको लार्जर वे के अंदर में प्रोड्यूस किया करते हैं, उसके अलावा भी हमें अदर एरियाज़ को भी फोकस करना चाहिए। इसमें पल्सेस के बारे में बताया गया है कि पल्सेस के अंदर में हम लार्जर वे में प्रोड्यूस करें और पल्सेस को जो प्रेजेंट समय में एमएसपी नहीं है वो एमएसपी यहाँ पे प्रोवाइड हो। यूपीएससी आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स था उसमें यूपीएससी ने कुछ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंशन किया। 4-5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो मेंशन किए गए हर एक ऑप्शन के अंदर में, और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि एमएसपी है वो इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि अवेलेबल हुआ करता है। तो प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे कितनी ऐसी कमोडिटी हैं जिनको हम एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि कितने प्रोडक्ट हैं जिनको कि हम एमएसपी हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती है, जो डिसाइड करती है कि यहाँ पे एमएसपी है वो मिलेगा। और आप देखिए कि एमएसपी के रिगार्डिंग में कमीशन है वो भी हुआ करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पल्सेज हैं जो हमारे कंट्री के लिए किस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डाइट है, जो डाइट का जो कंजप्शन है उसके अंदर में प्रोटीन का जो इंटेक है वो काफ़ी कम है, प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम है। तो पल्सेज का जो यूज करना डाइट के अंदर में वो प्रोटीन का जो इंटेक है उसको इंक्रीज करेगा।
रिसेंटली ओबेसिटी का जो एक एटलस है जो एग्जिस्टेंस में आया था जिसने बताया था हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर में ओवरवेट एंड ओबेसिटी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी लार्जर नंबर्स में है। चाइना के बाद में सेकंड नंबर के ऊपर इंडिया है वही एग्जिस्ट करता है। भारत रत्न अवार्ड के बारे में है जो कि आप देखिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। तो काशीराम नाम से जो हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, बीएसपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बेसिकली ये फाउंडर हुआ करते थे। तो उनको बेसिकली यहाँ पे भारत रत्न है वो दिया जाए। ये जो हमारे अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है। अब देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न अवार्ड्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर में। और इसके रिगार्डिंग में आपने एक पॉइंट रीड किया होगा कि 1 ईयर के अंदर में 3 पर्सन्स उन्हीं को भारत रत्न अवार्ड है वो दिया जाए। बट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 2024 के समय में अब देखिए कि आई थिंक 5 जो पर्सन है जिनको कि भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। तो ये जो प्रेसिडेंट्स है इसको भी ब्रेक किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हाईएस्ट 1 ईयर के अंदर में 3 पर्सन्स को ही भारत रत्न अवार्ड है वो अनाउंस होगा। तो 2024 में ये 5 पर्सन कौन हैं जिनको कि ये दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डिमांड है कि उनका जो काउंटिंग है वो सेपरेट वे के अंदर में किया जाए। अब यहाँ पे जो डीनोटिफाइड जो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं जिनको जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं, तो डीएनटी जो ट्राइब है उनका डिमांड किया गया है कि जो सेंसस का जो एक्सरसाइज है उनके अंदर में उनका सेपरेट यहाँ पे काउंट रहे। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो टाइज हैं वो किस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन को डील कर सकते हैं, यही सब यहाँ पे जो फोकस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो कि ब्रसेल्स के वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो आप देखिए कि ब्रसेल्स के वहाँ पे बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डीजीपीज के अपॉइंटमेंट के बारे में है। प्रकाश सिंह केस के अंदर में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था कि यूपीएससी के जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है 2018 में कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो पुलिस का जो हाईएस्ट पर्सन होता है डीजीपी, उसका अपॉइंटमेंट है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाए। अब यूपीएससी के जो नए रूल हैं यहाँ पे आप देखिए कि जो डिले होता है स्टेट्स के अंदर में डीजीपी को चूज करने के रिगार्डिंग, तो यूपीएससी के मैंडेट के अंदर में किसी तरीके से जो जो ये एरिया है वो नहीं कवर होता है कि कितने समय के अंदर में डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो करना है। यूपीएससी को जो रिकमेंड है वो क्या है? रिकमेंड यही है कि 5 पर्सन्स के जो नेम सेंड किए जाएंगे स्टेट के द्वारा, जिसमें 3 नेम्स हैं उनको बताने हैं उनका इंटरव्यू के बाद में कि ये नेम आप चूज कर सकते हो डीजीपी अपॉइंटमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको बाईपास करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक्टिंग डीजीपी हैं वो अपॉइंट किए हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स ने एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट किए हैं। फुल फ्लेज जो डीजीपी है उसको अपॉइंट है वो नहीं किया है इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसको कंसिडर करते हैं कि यूपीएससी जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है और उनके द्वारा सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो सजेस्ट किए जाते हैं, और पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में आया करती है। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आया करती है। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग है, ये वन ऑफ द आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में थ्रेट है। जिस तरीके से इसके बारे में सोचा जाता है उससे भी लार्जर वे के अंदर में ये थ्रेट है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। ये इसरो के साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में बताया। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के वहाँ पे जिस तरीके से ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हुआ है, उससे पहले 2021-22 के समय चमोली डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे ग्लेशियर का मेल्ट हुआ था और जिसमें आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में कैजुअलिटीज़ हैं वो हुई थी। तो हमारा जो इकोलॉजिकल जो फ्रेजाइल एरिया है, हिमालयन एरिया है, जिसको कि काफ़ी केयरफुल मैनर के अंदर में हमें कंसिडर करना चाहिए। वहाँ पे लार्जर जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं। ओवरऑल जो ग्लेशियर्स का जो प्रेजेंस है उसको वो इम्पैक्ट किया करते हैं। 2023 के समय में हमने सिक्किम के वहाँ पे जो ग्लेशियल लेक आप देखिए आउटबर्स्ट जो फ्लड का जो न्यूज़ है उसको रीड किया था। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी इसी वजह से हैं कि ग्लेशियर का जो एरिया है वो टूटता है और उस जो लेक वहाँ पे क्रिएट हुई है उसके अंदर में वो जाता है और जो फ्लड का जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है। तो ये इसके कंसर्न्स हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न उनको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर कैपेबल रॉकेट लॉन्चर है उसको टेस्टिंग किया गया। तो नॉर्थ कोरिया जो कंटिन्यूअस अपना जो वेपन्स है उसका टेस्टिंग करता है उसके बारे में है यहाँ पे।
यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा कुछ पर्सन्स उन पे ट्रायल किए गए हैं, जिन्होंने कुछ मिसलीडिंग जो वीडियो है उसको पब्लिश किया था। अभी ये जो वॉर सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इज़राइल के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे कुछ सेटलर्स का जो फैमिली है उसके ऊपर में फायरिंग किया, जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो ये वेस्ट बैंक के बारे में है। और स्टूडेंट्स, ईरान का एक टीम है, ईरान का जो टीम है वो कहाँ पे गया था? ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर में जाता है। और वहाँ पे उनके जो कैप्टन हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो कंट्री का जो भी कंडक्ट था उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शंस लिए गए थे, एंथम उनके द्वारा नहीं गाया। तो इस तरीके से हाईली ये क्या शो करता है कि वहाँ का जो लीडरशिप है वो हाईली अनपॉपुलर था। बट यूएस के द्वारा यही कंसीडर किया गया कि वहाँ का जो लीडरशिप है वो हाईएस्टली अनपॉपुलर है, तो लोग उन उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करेंगे। बट आप देखिए कि यूएस ने जिस तरीके से ईरान के वहाँ पे इंटरवेन किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, तो ओवरऑल वहाँ का जो पब्लिक है वो यूनाइट हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो 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 लोग थे जो जो वहाँ पे अथॉरिटी के अगेंस्ट में थे वो भी यूनाइट हुए हैं। तो ये जो कंप्लीटली मूव है उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, अभी तक तो अचीव नहीं हुआ है कि उनका यूएस का ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान के अंदर में न्यू अथॉरिटी है उसको सेटअप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री का टेरिटरी में जब आप इंटरवेन करते हो तो ओवरऑल लोग हैं जो अपना ही कोई पर्सन होगा जो किसी भी तरीके से है उसके उसके रिगार्डिंग में वो यूनाइट होंगे वहाँ पे। ये ईरान के जो पर्सन जो फुटबॉल के जो कैप्टन हैं उनको आप देखिए कि विथड्रॉल कर दिया गया है अब अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो उन्होंने वहाँ पे डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। इज़राइल का बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि इज़राइल के द्वारा लेबनान का जो टॉक्स है उनको डिनाई किया गया है, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। लेबनान में काफ़ी बार इज़राइली फ़ोर्सेज़ ने अटैक्स किए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में, जहाँ पे हज़िबुल्लाह नाम का जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसका प्रेज़ेंस है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो खर्ग आइलैंड है उसके बारे में है, जहाँ पे डीप सी का जो पोर्ट के रूप से एग्ज़िस्ट करता है, जो ऑयल है वो अपना एक्सपोर्ट किया करता है ईरान, तो यूएस अथॉरिटीज़ ने कहा है कि अभी वो रेडी नहीं है किसी टॉक्स के लिए। दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज़ न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।